तो आज हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी को हम समझ सकते हैं, उसको रटा नहीं जा सकता है। अगर हम रटेंगे तो सीधा सीधा यही बात होगी कि हम अपने 30 नंबर गंवा देंगे। तो साइकोलॉजी देखिए, आपको सारे टेट एग्जाम में काम आने वाली है, आपको रीट में काम आने वाला है, आपको सीटेट में काम आएगा, यूपी टेट में काम आएगा, सुपर टेट में काम आएगा। लगभग सारे टेट एग्जाम में साइकोलॉजी वही रहती है जो सेम होती है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए, बिना कोई समय गवाए साइकोलॉजी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों के साथ स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी को। पहला प्रश्न जो है, हम कहते हैं कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द की प्रथम बार उपयोग किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कार्ल लॉन्जे। तो कार्ल लॉन्जे ने जो है सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया। ठीक है, अब अगला कहते हैं, प्रश्न आते हैं, अच्छा मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने करी? अच्छा, इंग्लिश वाले शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, हिंदी की भी हुई है और इंग्लिश की भी है। तो इसकी जो उत्पत्ति है, तो इसकी उत्पत्ति करी है रुडोल्फ गोइकिल। ठीक है बच्चों, रुडोल्फ गोइकिल नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति करी। ये तो हुए दो बेसिक प्रश्न। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि साइकोलॉजी, इसका अर्थ क्या होता है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है और ये कहां से निकल के आई है। ठीक है, तो ये जो निकल के आई है साइकोलॉजी की मेन उत्पत्ति हुई है ग्रीक देश है, यूनान देश। वहां पे हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र की सबसे पहले उत्पत्ति। दर्शन शास्त्र हम जानते हैं, तमाम तरह के दार्शनिक हुए, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये सारे बड़े बड़े दार्शनिक हैं जो कि यूनान में प्रसिद्ध थे। तो जो साइकोलॉजी है, जो हम आज मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान की। चूंकि दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई है, तो मनोविज्ञान इसका क्या हुआ? एक तरह से पुत्र हुआ, और दर्शन शास्त्र क्या हुआ? इसका पिता हुआ। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न बन गया कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है। तो दर्शन शास्त्र और जो मनोविज्ञान है, इसमें किसका संबंध होता है? पिता और पुत्र का। मनोविज्ञान जो है वो पुत्र है, दर्शन शास्त्र क्या है? उसका पिता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि दर्शन शास्त्र जो पिता था, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा बच्चों, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अच्छा, स्पेलिंग कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर। तो साइकोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, इस दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो किन से हुई है? दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है सोफिया या साफिया। ठीक है, फिलोस या सोफिया। फिलोस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात दर्शन शास्त्र का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करने वाला। ठीक है, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या हुआ? जो कि ज्ञान से प्रेम करता है वही क्या है? दर्शन शास्त्री। ठीक है, तो ज्ञान से प्रेम, यही क्या होता है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का अर्थ। हमने दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति देख ली और एक प्रश्न भी हमारा तैयार हो गया है कि दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से प्रेम करने वाला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान जो कि हमारा मुख्य सब्जेक्ट है,
तो मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले जो विवरण दिया था वो रायबर्न ने दिया था। यहां से एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। अच्छा, हमारा प्रश्न है कि रायबर्न ने सबसे पहले विवरण किसने दिया? तो रायबर्न ने दिया। विवरण क्या दिया? विवरण इसके बारे में दिया, इसकी उत्पत्ति के संबंध में दिया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो हम जानते हैं दर्शन शास्त्र से ही है। और किसने करी थी? मनोविज्ञान का जो पितामह कहा जाता है अरस्तु ने करी थी। और इसका जो कालखंड था वो था 384 से 322 ईसा पूर्व, जिसको बिफोर क्राइस्ट अंग्रेजी में हम कहते हैं, ईसा पूर्व का समय। ठीक है, तो ये जो समय था मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो थी अरस्तु ने करी 384 से 322 ईसा पूर्व। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अरस्तु को हमने मनोविज्ञान का पितामह तो कह दिया, लेकिन क्या अरस्तु मनोविज्ञान का पितामह तो है, पर क्या वास्तविक पितामह अरस्तु ही है? नहीं। तो इसके बाद संबंध में हम कहानी देखते हैं कि जो मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन करना जो चालू किया था वो प्लेटो ने किया था। तो प्लेटो ने सबसे पहले इसका अध्ययन स्टार्ट किया। अरस्तु ने क्या किया कि एक तरह से दर्शन शास्त्र और जो मनोविज्ञान है उसमें पिता पुत्र का संबंध है, तो उनको अलग करने का जो सबसे पहले प्रयास किया था वो अरस्तु ने किया था। चूंकि अरस्तु ने सबसे पहले प्रयास किया इसे अलग करने का, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, इसलिए इसे इसका पितामह कहा गया। किसका? मनोविज्ञान का पितामह। सिर्फ प्रयास किया था, सफल नहीं हुआ था। इसके बारे में संबंध देख रहे हैं, इसीलिए इसको पितामह कहा गया था। तो फिर अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, पितामह तो इसे कहा, तो फिर वास्तविक अगला प्रश्न हमारा बनता है कि मनोविज्ञान का वास्तविक जो पितामह होगा वो कौन है? तो वास्तविक पितामह वो होगा जिसने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया होगा। तो इस संबंध में नाम आता है एक और वैज्ञानिक का, जिसका नाम है विलियम वुंड। ठीक है, नीचे आप रीजन भी लिख लीजिएगा कि क्यों, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र को अलग किया था। किससे अलग किया था? दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को अलग अलग किया था। ऐसे याद करेंगे तो याद भी होगा। ठीक है, तो मनोविज्ञान का वास्तविक पितामह विलियम वुंड और पितामह अरस्तु, और अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? प्लेटो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मनोविज्ञान का हमें वास्तविक पितामह भी मिल गया। अच्छा, आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? अभी जो हम करंट में देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो पितामह है वो हम कहते हैं एक विलियम नाम का ही वैज्ञानिक है, विलियम जेम्स को। अच्छा, ये विलियम जेम्स कौन था? ये था अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, अमेरिका का। तो इसे कहा आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह। किसे? विलियम जेम्स को। एक संबंध और आता है आधुनिक मनोविज्ञान में, जैसे आपके पेपर में आ जाए आधुनिक मनोविज्ञान, अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स ना हो तो सिगमंड फ्रॉइड, काफी प्रचलित नाम है साइकोलॉजी का, सिगमंड फ्रॉइड, बहुत फेमस वैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड। इन्हें भी आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉइड को भी। लेकिन अगर पेपर में आपके प्रश्न आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, और ऑप्शन में आपके विलियम जेम्स भी है और सिगमंड फ्रॉइड भी है, तो आपको पहले विलियम जेम्स को टिक करना है। ठीक है, और अगर विलियम जेम्स नहीं दिया होता है तो आपको सिगमंड फ्रॉइड को टिक करना है। तो अब हम देख लेते हैं मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो है, मनोविज्ञान शब्द का दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं इसको, दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, तो मनोविज्ञान को हिंदी में, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। तो साइको प्लस लॉजिया, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, साइको का अर्थ मान लीजिए आपका हो गया आत्मा, और लॉजिया का अर्थ हो गया विज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान क्या है?
आत्मा के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ये होगी इसकी बेसिक परिभाषा, यानी कि मनोविज्ञान क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आपका प्रश्न एक और तैयार हो गया है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आत्मा के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज हो जाती है। अब मनोविज्ञान के हम विकास के बारे में पढ़ते हैं कि विकास की प्रक्रिया क्या हुई, और विकास की प्रक्रिया से पहले हम इसकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं कि मनोविज्ञान की जो पुस्तकें हैं, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी और उसमें क्या लिखा। तो हम देख लेते हैं। मनोविज्ञान के लिए मुख्य रूप से 2 पुस्तकें लिखी गई। एक तो मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी वाली पुस्तक, और एक मान ली एक थी मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, सबसे पहली जो पुस्तक जो लिखी गई। तो सबसे पहली वाली जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था उसका, साइकोलॉजिया। हिंदी में अगर कहें तो मनोवैज्ञानिका। और ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किया था, अरे इंग्लिश में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति करी थी, रुडोल्फ गोइकल। कब किया था, 1590 में। तो ये प्रथम पुस्तक थी जो साइकोलॉजी लिखी और रुडोल्फ गोइकल ने लिखी थी। ठीक है, दूसरी जो सर्वश्रेष्ठ किताब है वो किसने लिखी थी, मैंने अभी आपको पढ़ाया था आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह। तो आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह हमने किसको कहा था, विलियम जेम्स को। कहाँ का था ये, अमेरिका का। अच्छा, आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह इसको क्यों कहा था, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इसने पुस्तक लिखी थी जो कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये पुस्तक सबसे अच्छी प्रसिद्धि अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये किताब लिखी थी विलियम जेम्स ने। ये किताब लिखी थी इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ किताब थी, इसलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह कहा था। किसे कहा था, विलियम जेम्स को। कहाँ का था ये, अमेरिका का था। ठीक है, हमने अब ये बेसिक चीजें देख ली हैं। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, किन किन चरणों में हुआ, वो हम देखते हैं। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया का, कि मनोविज्ञान का विकास किन किन चरणों में हुआ। तो मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया ये हम देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया जो हुई वो क्या हुई, 4 चरणों में पूरी हुई, 4 चरणों में। ठीक है, तो सबसे पहला चरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले चरण में क्या कहा गया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। की प्रक्रिया जो कि 4 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण में क्या हुआ, मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। और इसका जो हम समय काल देखते हैं तो इसका जो समय अवधि थी वो थी प्रारंभ से लेके 16वीं शताब्दी तक। कब तक थी, प्रारंभ से लेके 16वीं शताब्दी तक। अच्छा, इसके जो प्रमुख समर्थकों का जो नाम आता है, आत्मा के विज्ञान का जिन्होंने समर्थन किया था उन्हें मुख्य रूप से नाम आता है पैड्स का। पैड्स, अब क्रिकेट खेलने के लिए जो पैड्स लगाते हैं ना हमारे पैर में, वो पैड्स है। देखिए नाम कैसा है, पैर। पी से हुआ प्लेटो, ए से हुआ अरस्तु, डी से हुआ डेकार्टे, हिंदी थोड़ी सी देख लीजिएगा आप, और एस से हुआ, ये हमारा हुआ सुकरात। तो ये चारों जो थे ये आत्मा के विज्ञान के समर्थक माने जाते हैं। अब आपको पता है कि समर्थक होगा तो उसका कोई ना कोई विरोधी भी जरूर होगा, तो हम इसके विरोधी भी देख लेते हैं कि आत्मा के विज्ञान का जो विरोध किया था वो 3 वैज्ञानिकों ने किया था। अच्छा, कोरोना काल में हम क्या पहनते थे, पीपीटी किट, पीपीटी, और ये पीपीटी थे पेस्टोलॉजी, पोम्पोनाजी,
पोम्पोनाजी और टी से हुआ स्टार्ट। पेस्टोपोलॉजी, पेम्पोनाजी और थॉमस सेल्वी, इन तीनों ने क्या किया, इसका विरोध किया। अच्छा, विरोध किया तो किस आधार पे किया? इसे आत्मा का विज्ञान तो कहा गया, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है ना, उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, और जिसका कोई मूर्त रूप नहीं हो, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कारण आएगा उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मूर्त रूप नहीं है आत्मा का, और ये जो भी बाकी कारण थे, और इसी कारण ये जो है थ्योरी फेल हो गई। पेस्टोपोलॉजी, पेम्पोनाजी और थॉमस सेल्वी, इन तीनों ने क्या किया, इसका विरोध किया। अच्छा, विरोध किया तो किस आधार पे किया? इसे आत्मा का विज्ञान तो कहा गया, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है ना, उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, और जिसका कोई मूर्त रूप नहीं हो, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कारण आएगा उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मूर्त रूप नहीं है आत्मा का, और ये जो भी बाकी कारण थे, और इसी कारण ये जो है थ्योरी फेल हो गई। प्रथम थ्योरी थी वो फेल, आत्मा का विज्ञान खत्म। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं दूसरे चरण पे। दूसरे चरण में देखिए, पहला चरण कहा गया था आत्मा का विज्ञान, दूसरे चरण में साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को कहा गया मन का विज्ञान। अच्छा, मन का विज्ञान किन्होंने कहा? जिन्होंने आत्मा के विज्ञान का विरोध किया था। आत्मा के विज्ञान का विरोध किन्होंने किया था? जो उसके पहले विरोधी थे वो अब इसके समर्थक बन गए। कौन थे वो? PPT, पेस्टोलॉजी, पेम्पोलॉजी, पोम्पोनाजी और टी से हुआ थॉमस रीमो। ठीक है, इन्होंने समर्थन किया। अब इन्होंने समर्थन किया तो इनका भी तो कोई विरोध करेगा ना, इनका भी विरोध किया। विरोध किया इनका वीवी। तो ये वीवी कौन थे? एक था विलियम वुंट और दूसरा वी था विलियम जेम्स, ये अमेरिका वाला। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की जो फेमस सर्वश्रेष्ठ किताब लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इसके जो विरोधी थे वो विलियम वुंट था और विलियम जेम्स था। ठीक है, तो विलियम वुंट के बारे में एक बहुत रोचक जानकारी देना चाहूंगा आपको। 1739 में जो सबसे पहली प्रयोगशाला जो स्थापित करी थी वो विलियम वुंट ने ही करी थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित करी थी? यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया। ठीक है, इसलिए इसे मनोविज्ञान का कहते हैं। तो इसका विरोध किया, इसका समर्थक हुए। अब हम तीसरे विज्ञान पे जाते हैं। अब ये फेल क्यों हुई? सबसे महंगा कारण यही होता है कि ये थ्योरी भी फेल क्यों हुई। कारण क्यों हुआ? विरोध क्यों किया गया? अच्छा, जैसे हम आत्मा का कोई मूर्त रूप नहीं है, वैसे मन का भी कोई मूर्त रूप होता है। मन को देखा जा सकता है या मन के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है? नहीं। तो इसका भी मूर्त रूप नहीं था, सही प्रकार से इसका भी अध्ययन नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये थ्योरी भी फेल हुई। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं चेतना का विज्ञान। अच्छा, चेतना के विज्ञान, इसमें भी फिर वही बात आ जाती है, जो उसके विरोधी थे तो वो अब इसके समर्थक हो जाएंगे। तो इसके प्रमुख समर्थक जो थे, अच्छा एक चीज मैं आपको लिखाना भूल गया था, मन के विज्ञान का जो शताब्दी थी वो थी 16वीं से 17वीं से 18वीं शताब्दी तक। नोट कर लीजिएगा वहां पे 17वीं से 18वीं, अर्थात 100 वर्षों तक चला ये। उसके बाद उसका विरोध हुआ और थ्योरी फेल हो गई। फेल क्यों हुई? क्योंकि उसका मूर्त रूप नहीं था। अब आ जाते हैं चेतना के विज्ञान पे। चेतना के विज्ञान के प्रमुख समर्थक कौन होंगे? वही जिन्होंने इनका पहले विरोध किया था, वीवी। अब वीवी ने किया तो वीवी कौन? विलियम वुंट और विलियम जेम्स, यही दोनों थे। प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित करी थी और द्वितीय प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने स्थापित करी थी। ये प्रमुख समर्थक होते हैं। अब इन्होंने समर्थन किया तो इनका भी विरोध कोई ना कोई तो करेगा ही। तो इसका जो मुख्य विरोध के बारे में आ जाता है वो आ जाता है, नाम आता है विलियम। अच्छा, विलियम नाम काफी कॉमन है इसमें, तो इसलिए आपको साइकोलॉजी में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा विलियम का है। 3 विलियम तो यही हो गए। तो विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने क्या किया? विलियम मैकडूगल ने किया कि एक पुस्तक लिखी इसने,
बहुत फेमस किताब है, इसको नोट कीजिएगा कहीं ध्यान से। तो विलियम मैकडूगल ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, बड़ी ही फेमस पुस्तक थी ये, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में पेज नंबर 16 पे भैया इन्होंने क्या किया, पेज नंबर 16 पे चेतना का जो विज्ञान की उसकी भर भर के बुराइयां करी, मतलब एक तरह से भर्त्सना करी कि चेतना का क्या होता है चेतना। और इन्होंने जो बुराई करी उनकी बुराइयों का भी समर्थन किया 3 वैज्ञानिक में, जिसमें कि थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड, दूसरे वैज्ञानिक थे दूसरे थे कार्ल जुग और तीसरे थे एडलर। ठीक है, चेतना के विज्ञान की थ्योरी क्यों फेल हुई, तो इसकी जो थ्योरी फेल हुई, सिगमंड फ्रॉइड हम जानते हैं जैसा कि मन का जो है 3 भाग होते हैं, मन के हम जानते हैं 3 भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, अवचेतन मन, यानी कि जो दोनों जगह काम करता है, और एक होता है अचेतन मन। जैसा कि आप जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड, हम जो अपने दिमाग का जो होता है चेतन मन कितना होता है 10%, लगभग 10% के करीब होता है। और अचेतन मन जिसको हम यूज भी नहीं करते, सबसे ज्यादा भाग यही होता है 90%। अब आप कहेंगे अब चेतन कहाँ आ गया बीच में, ये तो 100 वैसे ही हो गया, तो कुछ परसेंटेज जो है वो कम रहता है, वो सब कॉन्शियस वाले माइंड में आता है। तो मन के जो है वो 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और एक अवचेतन, ये 3 स्तर होते हैं। तो सिर्फ चेतना का विज्ञान ही मन को ना कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मन के तो 3 स्तर होते हैं, सिर्फ चेतना का विज्ञान नहीं कह सकते, इसीलिए चेतना के विज्ञान की थ्योरी भी फेल हो गई। अब हम अगली थ्योरी जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।